Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक पर शो नारी न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। शुरुआत कुछ खबरों के साथ। यमुनानगर में न्यायालय ने 6 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। यमुनानगर के थाना छछरौली के एक गांव में 2024 सितंबर को 6 वर्षीय एक बच्ची गायब हो गई थी। देर रात उसका शव खेतों में मिला था, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि आरोपी ने घर के बाहर खेल रही इस बच्ची का अपहरण किया, उसे खेतों में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। गांव के ही 2 लोगों ने आरोपी को बच्ची को ले जाते हुए देखा था। जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो पता चला कि आरोपी घटना के बाद अपने घर आया था और कपड़े बदलकर कहीं चला गया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पॉक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन कोर्ट रंजना अग्रवाल की अदालत में आरोपी को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी गुरदेव टंडन ने बताया कि इस मामले में 18 लोगों ने गवाही दी थी, लेकिन इसमें 2 गवाह ऐसे थे जिन्होंने आरोपी को लड़की को ले जाते हुए देखा था, जबकि एक गवाह ने आरोपी को खेतों से वापस आते हुए देखा था। जहां उनकी गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई, वहीं आरोपी का डीएनए भी मैच हुआ। इसके चलते उसे फांसी की सजा हुई। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता का संभवतः पहला मामला है जब पॉक्सो एक्ट में आरोपी को फांसी की सजा हुई है। बच्ची के परिजनों ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन के ताजा सर्वे के अनुसार वैश्विक वित्तीय सहायता में भारी कटौती के कारण संकटग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं की मदद करने वाले लगभग आधे संगठन अगले 6 महीनों में बंद हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा विदेशी सहायता में कटौती, विशेषकर $40 मिलियन से अधिक की कमी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। इस कटौती से अफगानिस्तान, यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य, कानूनी और मानसिक सहायता जैसी जरूरी सेवाएं नहीं मिल पा रही। यूएन वुमेन ने चेताया कि यदि ये रुझान जारी रहा तो महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। संगठन ने वैश्विक समुदाय से तत्काल वित्तीय समर्थन की अपील की है। खबरों के बाद अब आज की बात, जिसमें बात होगी रेडियम की रानी मारिया क्यूरी या मैरी क्यूरी की। ये कहानी लगभग 1 सदी पहले की है, जो आज भी प्रेरणा देती है। कल्पना कीजिए, आज से 100 साल पहले की दुनिया। महिला विज्ञान, शोध या प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि रसोई और घर तक सीमित मानी जाती थी। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं थी, वेस्ट में पूरी दुनिया में ऐसा ही कल्चर था। और ऐसे में एक स्त्री जिसने न केवल विज्ञान को एक नई दिशा दी, बल्कि 2 नोबेल पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। ये कहानी है मैरी क्यूरी की, रेडियम की खोजकर्ता। मैरी का जन्म 1867 में वारसॉ, पोलैंड में हुआ, जब पोलैंड रूस के अधीन था। परिवार शिक्षित था, पर परिस्थितियां जरा तंग थीं। महिलाओं की शिक्षा प्रतिबंधित थी, लेकिन मैरी ने तय किया कि उसे पढ़ना है, जानना है, दुनिया को बदलना है। कम उम्र में ही पिता से भौतिकी और गणित की प्राथमिक शिक्षा पाई। उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को अनुमति नहीं थी उस दौर में, इसलिए मैरी ने फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी नामक एक गुप्त संस्था में दाखिला लिया। पढ़ाई छिपकर होती थी, लेकिन सपना बड़ा था। महज 24 साल की उम्र में वो अकेली पेरिस पहुंची। जेब में चंद पैसे, दिल में अनगिनत सपने। वहां की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ठंडे कमरों में भूख से लड़ते हुए उन्होंने भौतिकी में डिग्री हासिल की और फिर गणित में भी। यही उनकी मुलाकात हुई पियरे क्यूरी से, एक शांत, संजीदा वैज्ञानिक जो जल्द ही उनके जीवन साथी बन गए। लेकिन ये साथ सिर्फ जीवन का ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोजों का भी साथ बन गया था। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल ने यूरेनियम से निकलने वाली अजीब किरणों का जिक्र किया था। उस वक्त दुनिया एक्सरे की खोज में मग्न थी, पर मैरी की नजर इन रहस्यमयी किरणों पर टिकी हुई थी। उस वक्त वो अपनी पीएचडी का टॉपिक ढूंढ रही थी और उन्हें लगा कि
ये कुछ इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पियरे के साथ मिलकर इस विषय पर शोध शुरू किया, पर समस्या थी, न साधन थे न उपकरण। किसी से कहकर लैब का जुगाड़ हुआ, लेकिन वो लैब नहीं, स्टोर रूम था। स्टोर रूम में फटे पुराने बेंच, बिना किसी सुरक्षा के वो रेडियो धर्मिता के रहस्यों को सुलझाने में जुट गए। इस दौरान उन्होंने पीरियोडिक टेबल के हर तत्व का परीक्षण शुरू किया। घंटों, दिनों और महीनों तक पसीना बहाया और फिर रेडियो एक्टिविटी को एक वैज्ञानिक सिद्धांत का रूप दिया। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता, ये नाम भी मैडम क्यूरी यानी मैरी क्यूरी का ही दिया हुआ है। उनकी सबसे बड़ी खोजें थी पोलोनियम, एक तत्व जिसका नाम उन्होंने अपने देश पोलैंड के सम्मान में रखा। इसके अलावा रेडियम, जो अंधेरे में चमकता था और विकिरण की ताकत से बीमारियों के इलाज का द्वार खोलता था। अब बात उनके पहले नोबेल की। 1903 में नोबेल समिति ने केवल पियरे और बेकेरेल को नोबेल देने की घोषणा की। पियरे ने साफ शब्दों में कहा, मेरी पत्नी इस खोज की रीढ़ हैं, उनका नाम इस पुरस्कार में होना ही चाहिए। काफी बहस और प्रयासों के बाद मैरी क्यूरी विज्ञान की दुनिया में पहली महिला बनी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी भौतिकी में। समाज क्यों महिलाओं की उपलब्धियों से, उनके इंटेलिजेंस से डरता और छुपता आया है, पता नहीं। खैर, उनके पति के प्रयासों से मारिया क्यूरी का नाम भी जोड़ा गया और इस तरह मिला एक महिला को पहला नोबेल पुरस्कार। अपनी खोज के बाद उन्हें सभाओं में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन सिर्फ पियरे को। लेकिन यहाँ भी पियरे अपनी पत्नी के अचीवमेंट्स को विस्तार से गिनाते और कभी उनके किए कामों का क्रेडिट नहीं लेते थे। अब बात दूसरे नोबेल की, जो कि महिला वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी विजय थी। पति की असमय मौत 1906 में जो हुई, उसने मैरी को तोड़ दिया, लेकिन वो बिखरी नहीं। उन्होंने पियरे का अधूरा सपना यानी एक आधुनिक शोध प्रयोगशाला को साकार करने में खुद को झोंक दिया। इस बार उन्होंने खुद अकेले रेडियम और पोलोनियम को अलग करने की विधि विकसित की। 1911 में उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला, इस बार रसायन विज्ञान में। वो दुनिया की पहली और अब तक की इकलौती महिला बनी जिन्हें 2 अलग अलग विषयों में नोबेल मिला, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। युद्ध के मैदान में एक्सरे और विज्ञान का मानवता से मेल कराने में भी मैरी क्यूरी का बड़ा योगदान रहा। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो मैरी ने अपने 2 नोबेल और सारी जमा पूंजी दान कर दी। उन्होंने उस वक्त मोबाइल एक्सरे यूनिट्स तैयार की जिन्हें पेटेट क्यूरी कहा जाता था। 17 साल की उनकी बेटी आइरीन के साथ वो युद्ध के मैदानों में सैनिकों का एक्सरे खुद करती थी, ये जानने के लिए कि गोली कहाँ धसी है ताकि डॉक्टर उसे निकाल सके। 200 से ज्यादा एक्सरे केंद्र बनवाए, नर्सों को ट्रेनिंग दी। रेडिएशन के जहर से खुद बीमार पड़ती गईं, लेकिन रुकी नहीं। लंबे समय तक बिना सुरक्षा के रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। आम भाषा में समझे तो एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का खून बनना बंद हो जाता है। 1934 में उनका निधन हुआ। ये एक वैज्ञानिक के लिए, विज्ञान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने जैसा था। मैरी की बेटी आइरीन क्यूरी और उनके दामाद को भी 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी के परिवार में कुल 5 सदस्यों को नोबेल मिला और इस तरह क्यूरी परिवार नोबेल पुरस्कारों का पर्याय बन गया। मैरी क्यूरी सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थी, वो एक आंदोलन थी। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि विज्ञान सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और जिज्ञासा जहां भी हो, वहां नई खोजें जन्म लेती हैं। उनकी प्रयोगशाला में लिखी एक लाइन आज भी वैज्ञानिकों को, बल्कि हम सबको प्रेरणा देती है। Science has great beauty. A scientist in their laboratory is not only a technician, they are also a child placed before natural phenomena, which impress them like a fairy tale. Let's make Nari News. नारी न्यूज के दूसरे हिस्से में आज बात सोशल मीडिया से जुड़ी।
सोशल मीडिया आज हमारी दुनिया का एक हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और न जाने कितने ऐसे ऐप्स हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हम जो तस्वीरें, वीडियोस और पोस्ट्स डाल रहे हैं वो किसकी नज़र में हैं? कौन देख रहा है और किस नियत से? आज हम बात करेंगे उस अदृश्य खतरे की जो इंटरनेट की रंगीन दुनिया के पीछे छिपा बैठा है। साइबर क्राइम, डिजिटल स्टॉकिंग और फिशिंग जैसे अपराध जो खासकर लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। तो क्यों जरूरी है जागरूक होना? कल्पना कीजिए आप स्कूल या कॉलेज से आई, थक कर बैठी और इंस्टाग्राम ओपन किया। नई रील्स, नए ट्रेंड्स और कुछ नई पिक्चर्स अपलोड करने की इच्छा। आप एक प्यारी सी तस्वीर डालती हैं जिसमें आपकी मुस्कान झलक रही है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपकी वो तस्वीर किसी अजनबी के मोबाइल में सेव हो सकती है या फिर उसे मॉर्फ करके किसी अश्लील वेबसाइट पर डाल दिया जा सकता है, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है। और सिर्फ तस्वीरें नहीं, आपकी लोकेशन, आपकी आदतें, आपका स्कूल या कॉलेज, ऑल ऑफ इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो क्या क्या कर सकते हैं साइबर अपराधी? फोटो मॉर्फिंग, आपकी तस्वीरें एडिट करके उन्हें अश्लील बना दिया जा सकता है। कैटफिशिंग, आपकी प्रोफाइल का क्लोन बनाकर दूसरे लोगों को धोखा दिया जा सकता है। डिजिटल स्टॉकिंग, आपकी हर गतिविधि पर नजर रखना, आप कहाँ जाती हैं, किसके साथ जाती हैं, कब ऑनलाइन होती हैं, ये सब। डेटा चुराना, अगर आपने कभी किसी वेबसाइट पर फोन नंबर, ईमेल या आधार कार्ड डाला है तो वो गलत हाथों में भी जा सकता है। ब्लैकमेलिंग या सेक्सटॉर्शन, किसी भी चैट या निजी तस्वीर को लेकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार अपराधी सिर्फ तकनीक ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी फंसा लेते हैं। तो क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें? सोशल मीडिया पर क्या ना करें, ये जान लेना ज्यादा जरूरी है। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। अपनी तस्वीरों पर प्राइवेसी सेटिंग्स जरूर रखें, ओनली फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स तक सीमित करें। लोकेशन टैग बंद कर दें, खासकर जब आप ट्रैवल कर रही हों, घर से दूर हों और अकेली हों। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि फोन नंबर, स्कूल का नाम, घर का पता कभी भी पब्लिक प्रोफाइल पर ना डालें। कोई आपको बार बार मैसेज कर रहा है या असहज महसूस करवा रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और जरूरत हो तो साइबर सेल में शिकायत भी करें। लड़कियों को क्यों ज्यादा सावधान रहना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि डिजिटल दुनिया में अक्सर लड़कियों को ही सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। साइबर क्राइम के ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जहां अपराधी लड़की की मासूमियत या सामाजिक डर का फायदा उठाते हैं। समाज में आज भी लड़कियों के खिलाफ एक डर बैठा है कि किसी को पता चला, कोई फोटो लीक हो गई तो बदनामी तुम्हारी होगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि गलती अपराधी की होती है, ना कि उस लड़की की जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया होगा। आइए अब जान लेते हैं साइबर अपराध से कैसे लड़ें। भारत में हर राज्य में साइबर क्राइम सेल है। आप 1930 यानी 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में महिलाओं के लिए स्पेशल साइबर हेल्प डेस्क भी हैं। इसके अलावा कई NGOs और महिला अधिकार संगठन भी ऐसे मामलों में मदद करते हैं। सोशल मीडिया एक ताकत है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप उससे अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, करियर बना सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन ये ताकत उसी वक्त सुरक्षित है जब आप सजग और सतर्क हों। आपका फोन आपके हाथ में है तो आपकी सुरक्षा भी आपके हाथ में है। डर कर नहीं, समझदारी से इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखिए, सवाल करते रहें क्योंकि बदलाव उसी से आएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Let's Mic.